नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर आपकी अपने यूट्यूब चैनल राज सर्वा स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, हम आज आपके लिए लेकर आए फिर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रिट में आने वाले प्रश्न हैं। तो आइए हम प्रश्नों की बात करते हैं। देखो, आज का हमारा पहला प्रश्न, ईमानदारी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। साथियों, हमें एक शब्द दिया है ईमानदारी, और ये पूछा कि व्याकरण की दृष्टि से हम क्या मानेंगे, संज्ञा शब्द मानेंगे या फिर विशेषण या फिर सर्वनाम या फिर क्रिया। तो साथियों, ईमानदारी एक संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। जबकि देखो, ईमानदार, ईमानदार में क्या होता है, विशेषण मानते हैं ईमानदार को। जैसे लिखा ईमानदार व्यक्ति, तो उस व्यक्ति की विशेषता क्या हो गई, ईमानदार। तो ईमानदारी क्या मानेंगे हम, संज्ञा शब्द मानकर चलेंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन सही माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। मेवाड़ के इस मंत्री ने अपने जीवन काल में काफ़ी संपत्ति अर्जित की थी। देखो प्रश्न नंबर 2, मेवाड़ के इस मंत्री ने अपने जीवन में काफ़ी संपत्ति अर्जित की थी। तो यहाँ पर देखो, हमें पूछा काल बताना। साथियों, क्या बताना है, काल। तो कौन सा मानेंगे, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल या फिर संदिग्ध भूतकाल। तो साथियों, लास्ट में देखो, अर्जित की थी, तो यहाँ पर किस काल का आभास हो रहा है हमें, पूर्ण भूतकाल का। तो हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही माना जाएगा। जबकि देखो, सामान्य भूतकाल में आई या फिर ई इस प्रकार की मात्रा हमको देखने को मिलेगी, और अपूर्ण भूतकाल में कंटिन्यू काम चलता रहेगा, जैसे कर रहा था, कर रही थी, इस प्रकार अपूर्ण में आता है। पर यहाँ पे देखो, अर्जित की थी है, तो यह पूर्ण भूतकाल मानकर हम चलेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। देशज शब्द कौन सा नहीं है। तो हमें यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं, उनमें से एक शब्द है वो देशज नहीं है, वो हमें बताना है। तेंदुआ, चिड़िया, डिबिया या फिर सूर्य। तो साथियों, देशज शब्द नहीं है वो बताना है। देखो, देशज शब्द नहीं है वो कौन सा, सूर्य, ये देशज शब्द नहीं है, क्योंकि देशज शब्द क्या होता है, इसको सूरज बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, सूरज। जबकि सूर्य क्या है, ये देशज शब्द नहीं है। हमारा यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से बताना है कि पुल्लिंग शब्द नहीं है। 4 शब्द में पुल्लिंग शब्द नहीं, वो बताना है। संहिता, अंश, विनिमय या फिर पैसा। तो साथियों, इनमें 3 है वो पुल्लिंग शब्द है, एक पुल्लिंग शब्द नहीं है, वो कौन सा होगा हमारा, संहिता। ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। कौन सा शब्द एक वचन है। देखो, हमें यहाँ पर वचन बताना है। इनमें से 4 शब्द है, एक शब्द ऐसा जो एक वचन में है, वो बताना है। चिड़िया, होठ, तिथि, बालाएं। देखो, होठ ये बहुवचन में आता है कि उसके होठ फटे हुए थे, तो होठ क्या हो गया, बहुवचन हो गया। पर देखो, चिड़िया है, क्या चिड़िया, ये यहाँ पर एक वचन है। जबकि बहुवचन में क्या बनेगा, इस पर चंद्र बिंदु आएगा, तो क्या बनेगा, चिड़िया। ये क्या होगा हमारा, बहुवचन। जबकि ये क्या होगा हमारा, एक वचन। तो चिड़िया शब्द यहाँ पर क्या है, एक वचन। अगर चंद्र बिंदु लगा दे तो वो क्या बनेगा, हमारा बहुवचन शब्द बनेगा। तो हमारे पास में पहला ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। विलोम का सही रूप कौन सा नहीं है। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें विलोम बताना है। जो बिल्कुल सही है वो, और एक है जो सही नहीं है, वो हमें बताना है। देखो, उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष, ये बिल्कुल सही है। निंदे का क्या होता है, स्तुति या फिर संपत्ति का विपत्ति या फिर दाता का सूम। तो साथियों देखो, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, ये बिल्कुल सही है। संपत्ति का विपत्ति, ये भी सही है। दाता का क्या होता है, सूम होता। पर निंदे का स्तुति नहीं होता, निंदे क्या होता है, वंदे होता है। क्या होता है साथियों, वंदे होता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही माना जाएगा। ये विलोम सही नहीं है, यही हमसे पूछा है। तो निंदे का क्या होता है, वंदे होता है, न कि स्तुति। बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। कौन से शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय नहीं है। चारों ऑप्शनों में से एक शब्द वो है जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों नहीं है। अभिष्टो,
तात्कालिक या फिर परित्याग या फिर वैज्ञानिक। तो साथियों परित्याग शब्द है, इसमें उपसर्ग है पर प्रत्यय नहीं है। क्या उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है, हमसे पूछा, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा, परित्याग। तो परिधन त्याग पर इसमें प्रत्यय नहीं है, ये हमें बताना है। प्रश्न नंबर 8 का देखो, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ उसे क्या कहते हैं? जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ, उस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द बताना है। आजान भाव, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु या फिर अजात प्रुव। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या मानेंगे हम? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ उसको हम क्या मानेंगे? अजात शत्रु। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। कौन सा शब्द है जिसमें संधि समास दोनों नहीं है? हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक शब्द बताना जिसमें संधि और समास दोनों नहीं है। सदुपदेश, कृतार्थ, महात्मा और श्रवण। तो साथियों सदुपदेश, कृतार्थ और महात्मा इन तीनों में संधि समास है, जबकि श्रवण में संधि समास है नहीं। हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। देखो, चुपड़ी और दो दो लोकोक्ति का क्या आशय है? चुपड़ी और दो दो ये लोकोक्ति है और इसका आशय हमें बताना है। तो क्या होगा? अच्छी वस्तु और वह भी बहुतायत, श्रेष्ठ वस्तु और अधिक मात्रा में, विकल्प 1 और 2 दोनों सही है या फिर कोई नहीं। तो देखो साथियों लोकोक्ति बतानी, चुपड़ी और दो दो मतलब दोनों तरफ से फायदा, कि उसके दोनों गुण शामिल हो। तो मतलब अच्छी वस्तु है और वो भी बहुत मात्रा में है, ये भी अच्छी बात है। श्रेष्ठ वस्तु है और अधिक मात्रा में, तो इसका मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा कि यहाँ पर दोनों बातें सही हैं जो कि इस लोकोक्ति के लिए सही सिद्ध हो रही हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। अब शिक्षण वीडियो के प्रश्न है, देखो 10 प्रश्न हमारे शिक्षण वीडियो के प्रश्न भी पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो देखिए आइए हम शिक्षण वीडियो प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखो प्रश्न नंबर 11 का, बालक सबसे पहले किसी वस्तु को देखता है तो उसके मस्तिष्क में कौन सा बिंब बनता है? देखो साथियों प्रश्न को समझो, बालक सबसे पहले किसी वस्तु को देखता है तो कौन सा बिंब बनता है उसके मस्तिष्क में? दृष्टि बिंब, श्रुति बिंब या फिर विचार बिंब या फिर भाव बिंब। तो साथियों जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो देखने के पश्चात उस वस्तु का हमारे मस्तिष्क में दृष्टि बिंब बनता है। कौन सा बिंब बनता है? दृष्टि बिंब। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। कौन सी विधि है जिसमें पहले वाक्य, फिर शब्द व फिर वर्ण बताए जाते हैं? देखो हमें वो विधि बतानी है जिसमें सबसे पहले क्या वाक्य बताया जाता है, उसके बाद शब्द, फिर उसके बाद वर्ण। तो कौन सी विधि होगी? संश्लेषण, विश्लेषण या फिर आगमन या फिर निगमन। तो साथियों ऐसा किस में करते हैं? विश्लेषण विधि में करते हैं। किस में करते हैं? विश्लेषण विधि। विश्लेषण में सबसे पहले वाक्य बताते हैं, फिर वाक्य में को तोड़कर शब्द के बारे में बताते हैं, फिर शब्दों से फिर वर्ण के बारे में बताते हैं। तो मतलब टुकड़े करते चलते हैं। तो ऐसा किस में होता है? विश्लेषण विधि में ऐसा होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। श्रुत लेखन अभ्यास विधि में अध्यापक पूरे अंश को कितनी बार बोलकर सुनाता है? देखो जब भी हम सुनकर लेखन करते हैं तो जब भी अध्यापक पूरे अंश को कितनी बार बोलता है? 2 बार, 3 बार, सीमा नहीं, या फिर जब तक लिख न ले। तो साथियों ऐसा कितनी बार होता है? 3 बार होता है। अध्यापक कितनी बार बोलता है वाक्य को? 3 बार बोलता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अब देखो प्रश्न की बात करें 14 की। कविता शिक्षण की शुरुआत कौन सी कक्षा में होती है? तो हमें यहाँ पर पूछा कविता शिक्षण किस क्लास से शुरू किया जाता है? प्रथम कक्षा से, दूसरी कक्षा से या फिर तीसरी कक्षा से या फिर चौथी कक्षा से? तो साथियों कविता शिक्षण ये तो प्राथमिक स्तर से ही शुरू हो जाता है कि बच्चों को गीत के माध्यम से सुनाते हैं। तो कैसा होता है? प्रथम कक्षा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही माना
जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। इकाई विधि के प्रवर्तक कौन हैं? हर्बर्ट स्पेंसर, अरस्तु, हंट या फिर मॉरिसन। तो साथियों जैसे हमको पता ही है कि इकाई विधि, इसके प्रवर्तक कौन है? मॉरिसन है। कौन है? मॉरिसन। तो इकाई विधि के प्रवर्तक किसको मानेंगे? हम मॉरिसन को मानकर चलेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन व प्रोत्साहन है, ये कथन किसका है? देखो एक किंवदंती है, किसने कहा ऐसा कि शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा क्या है? निर्देशन और प्रोत्साहन है। तो ऐसा किसने कहा था? रिस्क ने, स्मिथ ने, या फिर बर्टन, या फिर रायबर्न। तो साथियों ऐसा किसने कहा था? बर्टन ने कहा था कि जब भी शिक्षण सिखाते हैं तो जहाँ पर जो प्रेरणा दी जाती है वो किस रूप में काम करती है? निर्देशन और प्रोत्साहन के रूप में काम करती है। ऐसा किसने कहा था? बर्टन ने कहा था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। शिक्षण विधियां हैं सीखने का एक साधन, सीखने में साध्य, साधन और साध्य दोनों है, या फिर कोई नहीं। तो देखो इसका आंसर सही क्या होगा? शिक्षण विद्या एक साधन है, न कि साध्य। सिर्फ और सिर्फ क्या है? सीखने का ये साधन होती हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। छात्रों को उच्चारण दोष से मुक्त किसके द्वारा किया जाता है? देखो छात्रों को उच्चारण दोष से मुक्त किसके द्वारा किया जाता है? प्रमापी परीक्षण, या फिर अप्रमापित परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, या फिर उपचारात्मक परीक्षण। तो देखो साथियों जब भी छात्रों में कोई उच्चारण दोष पाया जाता है तो उस उच्चारण दोष का हमें पता चल जाता है। तो ये किसके माध्यम से पता चलता है? निदानात्मक परीक्षण के। पर इसको दूर किसके माध्यम से किया जाता है साथियों? उपचारात्मक परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या मानेंगे? हम चौथा ऑप्शन मानेंगे। और जब पता लगाया जाता है वो किसके माध्यम से? निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से। पर हमें पूछा है इसको मुक्त कैसे किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा मानेंगे साथियों? इसका उत्तर चौथा मानकर हम चलेंगे, उपचारात्मक परीक्षण के माध्यम से। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। पढ़ना सिखाने के लिए सहस्त्रीय प्रणाली का निर्माण किसने किया था? देखो प्रश्न क्या अच्छा प्रश्न है कि पढ़ना सिखाने के लिए सहस्त्रीय प्रणाली, कौन सी प्रणाली साथियों? सहस्त्रीय प्रणाली। तो इसका निर्माण किसने किया था? फ्रोबेल ने, मॉन्टेसरी, या फिर मैकुलम ने, या फिर जॉन डीवी। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर किसको मानेंगे हम? मॉन्टेसरी। तो सहस्त्रीय प्रणाली के प्रवर्तक किसको मानेंगे हम? मॉन्टेसरी को मानकर चलेंगे। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अब देखो आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न देखो। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है कि जब भी मौखिक मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं तो इसके लिए आवश्यक गुण क्या मानते हैं? गतिशीलता, ग्राह्यता, या फिर प्रभावोत्पादकता, या फिर उच्चारण की शुद्धता। तो देखो मौखिक अभिव्यक्ति मतलब बोलकर जब अभिव्यक्ति की जाती है तो उसके लिए आवश्यक गुण कौन सा मानते हैं साथियों? उच्चारण की शुद्धता, कि जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसमें उच्चारण की शुद्धता होना एक आवश्यक गुण है। तो इस प्रकार आज की श्रृंखला के अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो साथियों इसी प्रकार के प्रश्नों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जैसा कि आपको पता कि किसी भी प्रश्न में अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको आपका समाधान जरूर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।